देख रहे हैं CTV7 पर हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारी घटनाओं, खबरों को चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साकिब। शुरुआत में छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा डिफॉल्टर बिल्डरों के पास आम लोगों के करीब 11 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। न फ्लैट मिले हैं, न ही पैसे वापस लौटे हैं। लोगों ने मकान, फ्लैट और जमीन खरीदने के लिए बिल्डरों को रकम दी, लेकिन पैसा लेने के बाद न तो प्रॉपर्टी मिली, न ही रकम वापस की गई। अब छत्तीसगढ़ रेरा ने इन लोगों को राहत दिलाने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर को आरआरसी जब्त कर वसूली करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कई साल बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों की परेशानी बनी हुई है। रेरा की सूची के मुताबिक सबसे ज्यादा वसूली रायपुर के डिफॉल्टर बिल्डरों से होनी है। रायपुर में करीब 6.2 करोड़ रुपए, दुर्ग में 2.9 करोड़ रुपए, बिलासपुर में 1.20 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है। इसके अलावा बलौदाबाजार, राजनांदगांव, रायगढ़, सूरजपुर, महासमुंद समेत अन्य जिलों में भी लोगों की रकम फंसी हुई है। नियम के मुताबिक जब कोई बिल्डर डिफॉल्टर होता है तो रेरा खरीदार के पक्ष में वसूली आदेश जारी करता है। इसके बाद संबंधित जिला प्रशासन को रकम की वसूली करनी होती है। बिल्डर भुगतान नहीं करता तो प्रशासन उसकी आरआरसी यानी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट के जरिए संपत्ति जब्त कर वसूली की कार्रवाई कर सकता है। रेरा की ओर से जिलों के कलेक्टरों को कई बार पत्र और रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद आज तक ज्यादातर मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले राजनांदगांव में एक बिल्डर से करीब 4 लाख रुपए की वसूली के लिए आरआरसी जब्त की गई थी। अब रेरा की ओर से डिफॉल्टर बिल्डरों की सूची दोबारा संबंधित जिलों को भेजने की तैयारी है। ऐसे में सवाल है कि वर्षों से अपनी जमा पूंजी के लिए परेशान खरीदारों को आखिर कब इंसाफ मिलेगा और डिफॉल्टर बिल्डरों से उनकी रकम कब वसूली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फाफाडी से रायपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बदलेगा और तेलघानी नाका होकर जाना होगा। एक अजीब सा निर्णय लिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते जल्द ही स्टेशन के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। करीब 412 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे निर्माण कार्य के अगले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 2 को तोड़ने की तैयारी है। इसके चलते स्टेशन के गेट नंबर 2 की ओर जाने वाली सड़क को बंद किया जा सकता है। हालांकि रेलवे ने अभी इस व्यवस्था को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। प्रस्तावित ट्रैफिक व्यवस्था के मुताबिक एक्सप्रेस वे की तरफ से स्टेशन आने वाले वाहन यात्रियों को वीआईपी गेट के पास उतारकर वापस लौटेंगे। वहीं तेलघानी नाका की ओर से आने वाले वाहन गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के आसपास यात्रियों को उतार सकेंगे। इसके बाद वाहनों को फाफाडी की ओर भेजा जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने पर बेहद व्यस्तम फाफाडी चौक पर ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बिलासपुर, भनपुरी और खमतराई की ओर से आने वाले वाहनों के साथ स्टेशन और तेलघानी नाका जाने वाले वाहनों का दबाव भी यही पड़ेगा। नवा रायपुर से तेलघानी नाका जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। वहीं तेलघानी नाका से नवा रायपुर की ओर जाने वाले वाहनों को फाफाडी से देवेंद्र नगर होते हुए एक्सप्रेस वे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के चलते यह ट्रैफिक बदलाव निर्माण कार्य होने तक लागू रह सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह वहां के जो आसपास के रहवासी हैं वो कह रहे हैं कि फाफाडी चौक पे, फाफाडी के पूरे आपके जय स्तंभ चौक से लेकर भनपुरी, खमतराई भनपुरी तक, WRS तक जो अभी भी जबरदस्त ट्रैफिक बदहाली रहती है इस रोड पर, फाफाडी रोड पर, उस पर यह नियम लागू होने पर और अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था। कुछ लोग इसे तुगलकी निर्णय बता रहे हैं। बहरहाल आगे आगे देखते हैं होता है क्या। नागपुर की दिव्या देशमुख ने शतरंज की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी शतरंज उन्हें बोरिंग लगता था, वे चेस क्लास जाने के नाम पर रोती थी, लेकिन आज वही दिव्या देशमुख विश्व चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन कर रही है।
भारत सरकार ने शतरंज में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की भी घोषणा की। जुलाई 2025 में फीडे महिला विश्व कप जीतकर दिव्या ने इतिहास रच दिया और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। दिव्या देशमुख का शतरंज से जुड़ने का किस्सा बेहद दिलचस्प। बचपन में उनकी बड़ी बहन आर्या बैडमिंटन खेलने जाती थी और दिव्या भी उनके साथ जाने लगी, लेकिन छोटी उम्र के कारण वे ठीक से बैडमिंटन नहीं खेल पाती थी। उसी हाल में शतरंज खेला जाता था। दिव्या पहले सिर्फ खेल देखा करती थी और धीरे धीरे उनका मन शतरंज में रम गया। यहीं से उनके चैंपियन बनने का सफर शुरू हुआ। दिव्या के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। पिता डॉक्टर जितेंद्र देशमुख खुद भी शौकिया तौर पर शतरंज खेलते थे। बेटी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मां डॉक्टर नम्रता देशमुख ने बड़ा त्याग किया और लंबे समय तक मेडिकल प्रैक्टिस से दूर रही। बेटी के टूर्नामेंट में साथ दिया। दिव्या खुद को आक्रामक शैली की शतरंज खिलाड़ी मानती है। फरवरी 2024 में नीदरलैंड में एक टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी थी। उनकी पोस्ट खूब चर्चा में आई और महिला शतरंज में समान सम्मान को लेकर बहस छिड़ गई। दिव्या देशमुख की उपलब्धियों की शुरुआत कम उम्र में हो गई। 2014 में उन्होंने अंडर 10 विश्व युवा प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। 2017 में अंडर 12 में भी गोल्ड अपने नाम लिया। 2020 में ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में टीम के साथ स्वर्ण जीता और 2023 में एशियन विमेंस चेस प्रतियोगिता में खिताब हासिल किया। 2025 का साल उनके कैरियर का सबसे बड़ा पड़ाव रहा। महिला विश्व कप जीतने से पहले उनके पास एक भी ग्रैंड मास्टर नाम नहीं था, जबकि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 नाम की जरूरत होती है। विश्व कप जीतने के बाद दिव्या सीधे ग्रैंड मास्टर बन गई और भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। शतरंज के लंबे मुकाबलों की थकान और मानसिक दबाव से निपटने दिव्या संगीत सुनती है और पर्याप्त नींद लेती है। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी के साथ पंजाबी, मराठी, तमिल और तेलुगु गाने सुनना पसंद है। डांस की भी शौकीन है और अकेले होने पर पसंदीदा गानों पर डांस करती है। उनकी प्रतिभा और मानसिक मजबूती की तारीफ महान महिला शतरंज खिलाड़ी सुजन पोलगार भी कर चुकी है। 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एक समारोह में दिव्या को 3 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया था। दिव्या का शतरंज से जुड़ना मात्र संयोग था, लेकिन अपनी मेहनत, आक्रामक खेल शैली और आत्मविश्वास के दम पर इस विश्व स्तरीय पहचान में उसे बदल दिया। आज वह भारतीय महिला शतरंज की नई पीढ़ी की सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं एक और पेपर लीक। परीक्षा से 2 घंटे पहले रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्री सेकंड ईयर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि ठीक 2 घंटे पहले पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दी और तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। गुरुवार को एंटोमोलॉजी की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के करीब 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर शेयर हो गया। देखते ही देखते ये छात्रों तक पहुंच गया। वायरल पेपर और वास्तविक प्रश्न पत्र में करीब 70% सवाल एक जैसे। परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद विश्वविद्यालय ने तत्काल परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। पता लगाया जा रहा है कि प्रश्न पत्र किस स्तर से बाहर आया और सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रद्द की गई परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से नई तारीख की सूचना जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा शुरू होने से महज 2 घंटे पहले गोपनीय प्रश्न पत्र आखिर किसके हाथ लगा। अब जांच रिपोर्ट से इस पूरे पेपर लीक मामले का सच सामने आएगा और ये गंभीर षड्यंत्र माना जा रहा है। जी हां, हम लगातार बात कर रहे हैं बीरगांव चुनाव की सरगर्मी की, जहां सरगर्मी तेज हो गई है और 16 वार्ड ऐसे होंगे बताया जा रहा है कि जिसमें महिलाओं के बीच होगा मुकाबला। बीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
अक्टूबर नवंबर में संभावित चुनाव से पहले 40 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। लॉटरी के जरिए हुए आरक्षण के बाद 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। इसके साथ ही कई नेताओं की राजनीतिक रणनीति बदल गई है और अब पत्नी व परिवार की महिला सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही लंबे समय से तैयारी कर रहे दावेदार अब अपने अपने वार्डों में सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। महिला आरक्षित वार्डों में नए चेहरों के साथ साथ राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को भी टिकट दिलाने की कोशिश शुरू। वर्तमान में बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस की महापौर परिषद है। ऐसे में भाजपा इस चुनाव में पूरी ताकत लगाने की तैयारी में जुट गई है। आरक्षण के बाद दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में वार्ड स्तर पर बैठकों और जनसंपर्क का दौर भी तेज होगा और दोनों दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सक्रियता को लेकर जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, एक और मीठी चीज अब कड़वाहट घोलने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 72 रुपए के पार जा पहुंची है हमारी शक्कर। जी हां, 20 दिन में शक्कर 30 रुपए महंगी हुई है। त्योहारों से पहले मिठास पर महंगाई की मार जारी है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिठास का स्वाद महंगाई ने फीका कर दिया है। जिस शक्कर के बिना घर की चाय से लेकर त्योहारों की मिठाई तक बेस्वाद है, उसके दाम महज 20 दिनों में करीब 30 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। खाद्य विभाग क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। रायपुर के थोक बाजार में शक्कर 7 रुपए और चिल्लर में 72 रुपए किलो के पास पहुंच गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दिन में ये कीमत करीब 10 रुपए बढ़ गई। आज जिस शक्कर के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगर तेजी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यही शक्कर 100 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। यानी त्योहारों में मिठाई महंगी हो गई और इसका सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाजों पर पड़ेगा। रायपुर के बाजार में 20 अगस्त को शक्कर के दाम अचानक तेजी से बढ़े। सुबह थोक भाव करीब 60 रुपए किलो था, लेकिन बाजार बंद होते होते करीब 68 से 70 रुपए तक पहुंच गया और प्रशासन को इसकी कोई सूद बूद नहीं है। यानी बिल्कुल नियंत्रणहीन हो गया है पूरे का पूरा बाजार और जिला प्रशासन और खाद्य प्रशासन पता नहीं किस नींद में है, समझ में नहीं आ रहा है। चिल्लर बाजार में यही शक्कर 72 रुपए किलो के पार बिकने लगी है। अब चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आगे जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, करवा चौथ और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों में मिठाई, प्रसाद और पकवानों की मांग बढ़ती, यानी कि शक्कर की खपत भी जरूर बढ़ेगी। कारोबारियों की माने तो कई चीनी मिलों में स्टॉक कम होने, गन्ने की उपलब्धता और उत्पादन को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल को भी कीमतों में तेजी की एक वजह माना जा रहा है। महंगाई की इस रफ्तार पर जमाखोरी रोकने के लिए शक्कर की स्टॉक लिमिट लागू की गई है। मिलों और कारोबारियों के स्टाफ की निगरानी भी बढ़ाई जा रही ताकि बाजार में कृत्रिम बनावटी कमी पैदा न हो। सिर्फ शक्कर ही नहीं, गुड़ भी महंगा हुआ है। शक्कर के साथ गुड़ ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। करीब 15 दिन पहले 60 रुपए किलो बिकने वाला गुड़ अब 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यानी चाय से लेकर मिठाई तक महंगाई का असर हर तरफ दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या त्योहारों तक शक्कर के दाम 100 रुपए किलो तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। अगर कीमतों में तेजी नहीं थमी तो इस बार मिठाई की मिठास बढ़ाने से पहले लोगों को अपनी जेब जरूर देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी डायरेक्टर गीतू मोहनदास कहती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोविज्ञान की गहराई है। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान को समझने का जरिया भी है। इसी सोच के साथ भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली निर्देशक गीतू मोहनदास इन दोनों अपनी मेगा बजट फिल्म टॉक्सिक, ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स को लेकर चर्चा में है। बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, खासतौर पे नौजवान पीढ़ी के लोगों की, कि अभिनेता यश के साथ
उनकी ये फिल्म उनके लंबे संघर्ष और अलग तरह के सिनेमा की सोच का नया पड़ाव होगा। गीतू मोहनदास का फिल्मी सफर महज 4 साल की उम्र में शुरू हुआ। 1986 की मलयालम फिल्म ओन्नू मुथल कोरियम से उन्होंने बतौर बाल कलाकार शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 2000 में लाइफ इज ब्यूटीफुल से मुख्य अभिनेत्री के तौर पर वापसी की। मलयालम और तमिल सिनेमा में काम करते हुए गीतू ने अकाले और ओल्डाम जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। अकाले फिल्म के लिए उन्हें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला, लेकिन गीतू की असली पहचान निर्देशन के क्षेत्र में बनी। उन्होंने मुख्य धारा की रूढ़िवादी कमर्शियल फिल्मों से अलग स्वतंत्र और यथार्थवादी सिनेमा का रास्ता इख्तियार किया। उनकी फिल्म लायर्स डाइस को भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर भेजा गया था। इसके बाद मुथन ने भी उन्हें समीक्षकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। निर्देशन की इस यात्रा में उन्हें आर्थिक और रचनात्मक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कहानी कहने की शैली से समझौता नहीं किया। उनका मानना है कि बड़े बजट की फिल्म में भी किरदारों की मूल आत्मा और उनके जज्बाती संघर्ष को जीवित रखना ही निर्देशक की असली परीक्षा है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षित कार्य स्थल को लेकर भी गीतू मोहनदास बेहद मुखर रहे हैं। उन्होंने वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिल्म सेट पर महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षित हिफाजत वाला माहौल देने की वकालत की। अब टॉक्सिक के जरिए गीतू एक बड़े बजट और बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म का निर्देशन कर रही है। उनके लिए सिर्फ एक नई फिल्म नहीं, बल्कि अपनी कलात्मक सोच को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की चुनौती भी है। अभिनय से निर्देशन तक का गीतू मोहनदास का सफर ये बताता है कि सिनेमा की दुनिया में पहचान सिर्फ बड़े पर्दे से नहीं, बल्कि अपनी अलग सोच और कहानी कहने के साहस से भी बनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के आसपास ब्लू वाटर खदान में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और यहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक चेतावनी का बोर्ड है। रायपुर के नवा रायपुर स्थित नकटी गांव की ब्लू वाटर खदान एक बार फिर हादसे के बाद सुर्खियों में। पिछले करीब 10 वर्षों में यहां कई लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और आसपास के लोग इसे मौत का कब्रिस्तान बता रहे हैं। इसके बावजूद खदान के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोगों को खदान तक जाने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सिर्फ एक चेतावनी का बोर्ड है। ग्रामीण लंबे वक्त तक खदान के चारों ओर कटीले तार और सुरक्षा घेरा लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ब्लू वाटर खदान में एक युवक की डूबने की घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटे सर्च के ऑपरेशन चलाया, लेकिन खदान की अत्यधिक गहराई के कारण कामयाबी नहीं मिली। टीम को ऑक्सीजन की कमी और गहराई की वजह से रेस्क्यू में परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह फिर से तलाश शुरू की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। यहां डूबने वाले कई लोगों के शव तत्काल नहीं मिलते और कई बार कुछ दिनों बाद पानी की सतह पर आते हैं। यही वजह है कि खदान को पूरी तरह सुरक्षित करना जरूरी है। घटना के बाद निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पार्षद शेख मुशीर कलेक्टर के पास पहुंचे और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि खदान की गहराई अधिक होने के कारण रेस्क्यू टीम को कठिनाई हो रही है। अब सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक के शव की तलाश होगी। सवाल प्रश्न यही कि इतने हादसों के बाद भी खदान की सुरक्षा, स्थायी सुरक्षा आसपास कब लागू होगी। लोग बहुत परेशान हैं और परिवार परिजन तो रो रो के उनका बुरा हाल है। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।